अक्सर जब किसी रेगिस्तान की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है तो वहाँ क्या दिखता है? मीलों तक फैली हुई चिलचिलाती रेत, आसमान से बरसती हुई आग। और हाँ, और पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ जीवन। बिल्कुल वही। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने वहाँ जीवन के सारे दरवाजे बंद कर दिए हों। लेकिन इस भीषण और सूखे माहौल के बीच एक ऐसी चीज खड़ी मिलती है जो साइंस के कई नियमों को चुनौती देती है। सही कहा आपने। बायोलॉजी का एक बहुत सीधा सा नियम लगता है कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ हरियाली नहीं हो सकती। लेकिन राजस्थान के थौर रेगिस्तान में एक पेड़ ऐसा है जिसने ना सिर्फ इस सूखे से लड़ना सीखा है बल्कि वो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम का आधार बन गया है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम जिन स्टडी नोट्स के आधार पर इस चमत्कारी पेड़ का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे खेजड़ी कहा जाता है, ये मटेरियल विशेष रूप से एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया है। हाँ, और इसीलिए आज हम सिर्फ तथ्यों को रटने के बजाय एक एक टॉपिक की गहराई में जाएंगे। मतलब एक शिक्षक की तरह इसका लाइन दर लाइन विश्लेषण करेंगे। वही तो। चलिए इसे क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड की तरह समझते हैं। हम इन नोट्स में बिना कोई क्रम बदले गहराई से उतरेंगे ताकि समझ आए कि एक पेड़ को लेकर इतने डिटेल्ड नोट्स क्यों बनाए जाते हैं। और ये अप्रोच परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इन नोट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो तथ्यों को एक बहुत ही तार्किक सीक्वेंस में रखा गया है और इसको बिना कुछ छोड़े क्रमबद्ध तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले पेज से, खेजड़ी का परिचय। यहाँ सबसे पहली लाइन में ही इसे राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी वृक्ष बताया गया है। इसे पढ़कर मुझे क्रिकेट की याद आ गई। अच्छा, क्रिकेट की कैसे? देखिए, जैसे किसी भी क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर होता है ना, जो हर परिस्थिति में काम आता है, बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। वैसे ही राजस्थान के लिए ये पेड़ एक ऑलराउंडर है। अरे वाह, ये उपमा तो एकदम सटीक है। और इसी ऑलराउंडर वाली खूबी की वजह से ही तो नोट्स में इसको मरुस्थल का कल्पवृक्ष नाम दिया गया है। कल्पवृक्ष यानी वो पेड़ जो हर इच्छा पूरी करता है। बिल्कुल। भीषण रेगिस्तान में जहां बेसिक चीजें भी नहीं मिलती, वहां एक पेड़ का इतनी गर्मी में हरा भरा रहना किसी कल्पवृक्ष से कम थोड़ी है। हाँ, ये तो है। और इन नोट्स में एक बॉक्स दिया गया है जिसमें 4 लाभार्थियों को दिखाया गया है: मनुष्य, खेती, पशु और पर्यावरण। हाँ, ये 4 लाभार्थी इस पेड़ के इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। मनुष्य को इससे खाना और लकड़ी मिल रही है। खेती के लिए ये मिट्टी को उपजाऊ बना रहा है। पशुओं के लिए जैसे ऊंट और बकरियों के लिए ये चारा दे रहा है। और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा रहा है। मतलब एक अकेला पेड़ इतना कुछ कर रहा है। वही तो। इसीलिए नोट्स के अंत में एक विशेष नोट दिया गया है जिसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा। राजस्थान के ग्रामीण जीवन और संस्कृति में इसका बहुत विशेष स्थान है। बिल्कुल। अब दूसरे पेज पर आते हैं। यहाँ नामकरण और वैज्ञानिक जानकारी का एक बड़ा ही शानदार माइंड मैप बना हुआ है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात? इसमें इसके इतने सारे स्थानीय नाम दिए हैं, शामी, जानती, झांती, संगारिया, और पत्तियों के आधार पर लूम या लौंग। इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में इस पेड़ को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ हर थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है। अच्छा, तो इलाके के हिसाब से नाम बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हरियाणा और पंजाब के पास वाले हिस्सों में से जाति कहते हैं। अब आगे देखिए, टेबल में वैज्ञानिक जानकारी क्रम से दी गई है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये नाम तो स्टूडेंट्स को पक्का याद रखना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है। और इसका कुल यानी फैमिली है फैबेशे, जिसे लेगुमिनोसे भी कहा जाता है। फैबेशी, ये वही कुल है ना जिसमें फलियां और मटर वाले पौधे आते हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। ये फली वाला कुल है। इसके बाद इसका अंग्रेजी नाम बताया गया है खेजरी ट्री या घाफ ट्री। घाफ ट्री। ये नाम थोड़ा मिडिल ईस्ट जैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये पेड़ यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के रेगिस्तानों में भी पाया जाता है। वहां इसे घाफ ट्री कहते हैं। अच्छा, मतलब इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। अब तीसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष बताया गया है और तिथि दी है 31 अक्टूबर 1983। हाँ, ये डेट एग्जाम्स में सीधे पूछी जाती है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है।
राजस्थान में और भी तो पेड़ होंगे ना, नीम या बबूल वगैरह। सिर्फ इसको ही राज्य वृक्ष क्यों बनाया गया? इसका जवाब नोट्स के इस फ्लो चार्ट में दिया गया है। इसमें 4 मुख्य कारण समझाए गए हैं। पहला तो ये कि ये रेगिस्तान में जीवन बचाने वाला वृक्ष है। हाँ, वो तो हमने देखा ही कि कल्प वृक्ष कहते हैं इसको। दूसरा कारण है कि ये बहुत कम पानी में भी जिंदा रहता है और पशुओं के लिए चारा देता है। और तीसरा कारण वही खेती वाला, बिल्कुल, कि ये मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। और चौथा सबसे अहम कारण पर्यावरण संरक्षण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्हीं चारों कारणों को चौथे पेज पर खेजड़ी की मुख्य विशेषताएं वाले टॉपिक में डिटेल में समझाया गया है। हाँ, देखिए, पहला पॉइंट बताता है कि ये कम पानी में और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगता है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के बहुत नीचे तक चली जाती हैं। ओह, अच्छा। और ये दूसरा पॉइंट देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाना। यहाँ की जानकारी मुझे बड़ी रोचक लगी। यहाँ नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि इसकी जड़ें भूमि में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं। हाँ, और ये उस लेग्यूमिनेसी फैमिली की वजह से है जिसकी हमने अभी बात की थी। इन पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाता है। अरे वाह, मतलब प्राकृतिक खाद फैक्ट्री एक तरह से। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये रेगिस्तान में ठंडी छाया प्रदान करता है। रेगिस्तान की 50 डिग्री गर्मी में एक घनी छाया किसी वरदान से कम नहीं होती। बिल्कुल। और ये चौथा पॉइंट देखिए, इस पर स्टार मार्क लगा हुआ है, रेत रोकना। हाँ, ये स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि ये सैंड ड्यून्स यानी रेतीले टीलों को फैलने से रोकता है, जो मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है। इसकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इसलिए। अब इसके उपयोग वाले हिस्से पर आते हैं जो 5वें पेज पर है। खेजड़ी के उपयोग भाग 1। यहाँ लिखा है इसकी फलियों को संगरी कहते हैं। और यही संगरी केर संगरी नाम की राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध सब्जी बनाने के काम आती है। और यहाँ परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है। 2023 में सैंगरी को GI टैग मिला। और यहाँ एक छोटे से बबल में GI टैग का मतलब भी लिखा है। हाँ, उस बबल में क्या बताया गया है? इसमें लिखा है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी क्षेत्र की विशेष वस्तु को उसकी पहचान देने के लिए दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये टैग पक्का करता है कि असली सैंगरी सिर्फ राजस्थान की ही है। बहुत ही सटीक समझाया आपने। और उसके बाद पत्तियों के बारे में जानकारी है जिन्हें लोंग कहा जाता है, वही जो ऊंट और बकरियों का चारा होती हैं। बिल्कुल। अब अगले पेज पर, छठे पेज पर, इसके और उपयोग और कृषि में इसके महत्व के बारे में समझाया गया है। और बचे हुए उपयोग क्या हैं इसके? देखिए, इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, तो कृषि के उपकरण जैसे हल वगैरह भी इससे बनते हैं। अच्छा, औषधीय उपयोग भी तो लिखा है यहाँ। हाँ, इसकी छाल, पत्तियां और फलियां, इन सब का इस्तेमाल लोक चिकित्सा यानी फोक मेडिसिन में होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा। लेकिन एक छोटी सी चीज मुझे समझ नहीं आई, कृषि में इसका इतना सीधा महत्व कैसे है? आमतौर पर तो बड़े पेड़ खेती को नुकसान पहुंचाते हैं ना। वही तो इसका चमत्कार है। इस बॉक्स को देखिए, जहां कृषि में महत्व के 4 पॉइंट दिए हैं। पहला, खेती की उर्वरता बढ़ाना। दूसरा, सबसे खास, कि ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कैसे? क्योंकि इसकी पत्तियां छोटी होती हैं और इसकी कैनोपी बहुत घनी नहीं होती, तो धूप छनकर नीचे फसल तक आराम से पहुंच जाती है। ओह वाओ! और पशुओं का चारा तो ये देता ही है। और चौथा पॉइंट, सूखे के समय किसानों का सहारा बनना। जब फसल बर्बाद हो जाए तो ये संगरी और लूंग से किसान अपना गुजारा चला सकते हैं। सच में ये किसानों का सच्चा साथी है। अब हम 7वें पेज पर आते हैं, जो मुझे सबसे भावुक और ऐतिहासिक लगा। धार्मिक महत्व और खेजड़ली बलिदान। हाँ, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक महत्व में इसे शामी वृक्ष कहा गया है। हाँ, यहाँ लिखा है कि दशहरे पर इसकी पूजा होती है और महाभारत काल में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी पेड़ में छुपाए थे। बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक किस्सा इसके साथ जुड़ा है वो खेजड़ली बलिदान का है, साल 1730 का। इस फ्लो चार्ट में उस घटनाक्रम को बहुत ही तरीके से समझाया गया है, एक कहानी की तरह।
पहले जोधपुर के राजा के सैनिक पेड़ काटने आए। हाँ, वहाँ के विश्नोई समाज के लोग इस पेड़ को बहुत मानते थे और हरे पेड़ काटना उनके धर्म में पाप है। तो अमृता देवी विश्नोई पेड़ से लिपट गईं। उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया और अपना बलिदान दे दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, उनके बाद उनके परिवार और गांव के बाकी लोग भी पेड़ों से लिपट गए। इस प्रकार 363 विश्नोई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ नोट्स में उस समय का एक बड़ा ही प्रभावशाली कथन लिखा है। मैं पढ़ती हूँ, सर सते रूख रहे तो भी सस्तो जान। इस एक लाइन में पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा प्रतीक छिपा है। इसका अर्थ है कि अगर पेड़ को बचाने के लिए आपका सर भी कट जाए तो भी एक सस्ता सौदा है। मतलब पेड़ का मोल अपनी जान से भी ज्यादा समझा उन्होंने। ये कितनी बड़ी बात है। और यही वजह है कि खेजड़ली बलिदान को पूरे विश्व में पर्यावरण रक्षा का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण माना जाता है। हाँ, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, 8वें पेज पर। इतने मजबूत पेड़ को भी कुछ चुनौतियां तो होती ही होंगी। देखते हैं इसके प्रमुख रोग और उनसे बचाव के तरीके। प्रकृति में हर पौधे को किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इस टेबल को देखिए, जहां 4 प्रमुख रोगों के बारे में बताया गया है। पहला है दीमक रोग। इसमें लक्षण लिखे हैं, जड़ों को नुकसान होना और पेड़ का सूखना, और इसका बचाव वही समय पर दवा का छिड़काव और मिट्टी की सफाई है। बिल्कुल, संक्रमित भाग को हटाना बहुत जरूरी होता है। दूसरा रोग है फफूंद रोग, यानी फंगल डिजीज। इसमें पत्तियों पर धब्बे आते हैं और शाखाएं सूखने लगती हैं। और इस बचाव के लिए कॉपर युक्त फफूंदनाशक के छिड़काव की बात कही गई है। हाँ, अब तीसरा रोग बड़ा दिलचस्प है, तना गलन रोग। इसमें तने में सड़न आती है और छाल खराब हो जाती है। लेकिन आपने ध्यान दिया इसके बचाव में क्या लिखा है? हाँ, इसमें लिखा है जल भराव रोकना। मतलब एक रेगिस्तानी पेड़ को पानी इकट्ठा होने से नुकसान होता है। यही तो समझने वाली बात है। वो पेड़ इतने सूखे का आदी हो चुका है कि ज्यादा पानी या जल भराव उसकी जड़ों और तने को गला देता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। और चौथा रोग है कीट आक्रमण, जिसमें कीड़े पत्तियां और फलियां खा जाते हैं। बचाव के लिए जैविक कीटनाशक यानी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना चाहिए। और नियमित निगरानी भी रखनी चाहिए। ये टेबल किसी भी कृषि या फॉरेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब हम 9वें पेज पर पहुंच गए हैं और परीक्षा के लिए सबसे मजेदार हिस्सा यही है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यानी एक रिवीजन टेबल। तो इसको एक रैपिड फायर की तरह करें क्या? आप सवाल पूछिए और मैं तुरंत नोट से जवाब दूंगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, एकदम क्विक रिवीजन। तो शुरू करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य वृक्ष किस दिन घोषित हुआ? 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? प्रोसोपिस सिनेरारिया। खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती हैं? संगरी। पत्तियां क्या कहलाती हैं? लुंग। प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है? केर सांगरी। और संगरी को जीआई टैग कब मिला? वर्ष 2023 में। सबसे प्रसिद्ध बलिदान कौन सा जुड़ा है इससे? खेजड़ली बलिदान। किस वर्ष में हुआ ये बलिदान? 1730 ईस्वी। प्रमुख महिला जिन्होंने बलिदान दिया? अमृता देवी विश्नोई। और आखिरी प्रसिद्ध कथन क्या था? सर साटे रूंख रहें तो भी सस्तो जान। अरे वाह! देखा श्रोताओं, इस तरह से ये नोट्स एक एक लाइन और एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हर एक लाइन अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल। और इस स्टडी मटेरियल से ना सिर्फ हमने तथ्य याद किए, बल्कि उनके पीछे का साइंस और हिस्ट्री भी समझा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार रखना चाहूंगा। हाँ, जरूर बताइए। देखिए, हमने पढ़ा कि खेजड़ी की जड़ें मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन बढ़ाती हैं राइजोबियम की मदद से। अब सोचिए, आज के इस आधुनिक रासायनिक खादों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के युग में हम मिट्टी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सच में, ये तो हम सब जानते ही हैं। जबकि प्रकृति के पास सदियों से मिट्टी को उपजाऊ बनाने का इतना बेहतरीन और टिकाऊ इनबिल्ट सिस्टम मौजूद है, तो क्या हमें खेती के इन परंपरागत तरीकों की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना चाहिए? बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा है आपने सबके लिए। हम अक्सर नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में उन प्राकृतिक तरीकों को भूल जाते हैं जो हमेशा से हमारे सामने थे।
उम्मीद है इस गहन चर्चा से हमारे सभी स्टूडेंट्स को बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आप लोग अपनी पढ़ाई और रिवीजन ऐसे ही जारी रखें। आज सोचिए एक ऐसा परिदृश्य जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, आसमान से एकदम आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप है और मतलब पानी की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। तो ऐसे भयंकर सूखे माहौल में कोई क्या उम्मीद करेगा? हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक सी सोच है। मतलब जब भी मरुस्थल का जिक्र होता है ना, तो हरियाली या सुंदर फूलों की तस्वीर तो हमारे जहन में बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। ऐसा मान लिया जाता है कि जहाँ जीवन के लिए संघर्ष इतना क्रूर हो, वहाँ प्रकृति कुछ भी नाजुक नहीं बना सकती। वहाँ तो बस कठोरता ही टिक सकती है। शायद कुछ कांटीली झाड़ियाँ या बस सूखी घास। लेकिन यहीं पर प्रकृति अपना सबसे बड़ा जादू दिखाती है। अचानक से उस सूखे और बंजर परिदृश्य के ठीक बीचों बीच चमकीले लाल, पीले और नारंगी फूलों से लदा हुआ एक पेड़ नजर आता है। अरे वाह! और ये पेड़ सिर्फ अपनी सुंदरता से ही नहीं चौंकाता, बल्कि ये इतना मजबूत है कि इसकी तुलना दुनिया के सबसे ताकतवर पेड़ों से की जाती है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य केंद्र है। आज हम राजस्थान के इस प्राकृतिक अजूबे यानी रोहिड़ा के हर एक पहलू को डिकोड करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, विशेष रूप से जो लोग राज्य स्तरीय परीक्षाओं, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इसके वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व की परतों को खोलेंगे। हमारा मिशन है कि रटने की बजाय इसके पीछे का विज्ञान समझ में आ सके। देखिए, ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है, क्योंकि जब हम किसी तथ्य के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझ लेते हैं ना, तो वो पॉइंट दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। मान लीजिए मैं एक शिक्षक की तरह आपको बोर्ड पर समझा रही हूँ, तो परीक्षा में सीधे सवाल आते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना भी घुमाकर पूछा जाए, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो एकदम सही बात है। तो चलिए इस चर्चा की नींव रखते हैं। अक्सर इसे राजस्थान की पहचान कहा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के जो नोट्स होते हैं उनमें इसके लिए रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टीक जैसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल किए जाते हैं। यहां मेरे दिमाग में एक उलझन है। असली सागवान या जो टीक होता है वो तो उन घने जंगलों में होता है जहां खूब मूसलाधार बारिश होती है। सही कहा। और उसकी लकड़ी दुनिया भर में सबसे प्रीमियम मानी जाती है। तो फिर इस सूखे रेगिस्तान के एक पेड़ को सागवान क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ मतलब एक बड़ा चढ़ा कर दिया गया नाम है? नहीं, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर इसे रेगिस्तान का सागवान या मारवाड़ टीक कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सीधे तौर पर इस पेड़ की लकड़ी के भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, असली सागवान अपनी असाधारण मजबूती और डेंसिटी के लिए जाना जाता है। रोहिड़ा की लकड़ी में भी ठीक वही गुण पाए जाते हैं। होता क्या है कि मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पेड़ों के विकास की गति बहुत धीमी होती है। पानी नहीं है तो पेड़ धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल। और इस धीमी वृद्धि की वजह से जो लकड़ी के रेशे होते हैं, या कहें तो जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ज्यादा सघन और कड़ा हो जाता है। अच्छा, तो मतलब पेड़ जितनी मुश्किल से और धीरे धीरे बढ़ेगा, उसकी लकड़ी उतनी ही ठोस होगी। एकदम सटीक समझे आप। यही वजह है कि रोहिड़ा की लकड़ी इतनी मजबूत और कीमती होती है कि ये सालों साल खराब नहीं होती। और अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार को देखें तो परीक्षा के नजरिए से आपको 4 जिलों के नाम याद रखने हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? ये राजस्थान के सबसे शुष्क जिले हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। हाँ, नोट्स के अनुसार आपको इन जिलों का क्रम याद रखना जरूरी है। ये वे इलाके हैं जहां गर्मी अपने चरम पर होती है, और यहीं ये मारवाड़ टीक सबसे शान से खड़ा रहता है। ये तो प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है यार। मतलब जहां बारिश नहीं है वहां प्रकृति ने एक ऐसा पेड़ दे दिया जिसकी लकड़ी कीमती जंगलों को टक्कर देती है। बिल्कुल। शायद इसके इसी महत्व को देखते हुए इसे एक विशेष दर्जा दिया गया है। नोट्स के सेक्शन 2 पे अगर हम आए तो 21 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। जी हाँ, 21 अक्टूबर 1983। ये जो तारीख है ना, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इसे सिर्फ एक सामान्य फैक्ट की तरह नहीं रटना है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब सरकार ने मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के महत्व को आधिकारिक रूप से स्वीकारा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मतलब अगर हम फूलों की बात करें तो राजस्थान में गुलाब भी होता है, कमल भी खिलते हैं झीलों में।
तो राज्य पुष्प के लिए रोहिड़ा को ही क्यों चुना गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये रेगिस्तान में उगता है? आपकी असहमति जायज है, लेकिन देखिए, एक राज्य का प्रतीक केवल सुंदरता के आधार पर नहीं चुना जाता। तो फिर आधार क्या होता है? प्रतीक वो होना चाहिए जो उस भौगोलिक क्षेत्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करे। इसके चयन के पीछे 4 बहुत ही ठोस कारण हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस सवालों में कथन के रूप में आते हैं। अच्छा, वो 4 कारण कौन से हैं? पहला कारण, यह मरुस्थलीय क्षेत्र की पहचान है, मतलब ये उस कठिन जीवन शैली का प्रतीक है। दूसरा, यह न्यूनतम पानी में भी अपना अस्तित्व बचाए रखता है। यानी ये राजस्थान के लोगों की जो संघर्ष क्षमता है, उसका एक प्राकृतिक प्रतिबिंब है? एकदम परफेक्ट विश्लेषण। और तीसरा कारण इसका रूप है। इतनी कठोरता के बावजूद इसके फूल अत्यंत मनमोहक होते हैं। और चौथा कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण में इसका योगदान। पर्यावरण संरक्षण। हाँ, ये केवल एक सजावटी पौधा नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम की धुरी है। तो सुंदरता, दृढ़ता और उपयोगिता का ऐसा संगम आपको किसी और फूल में मिलना मुश्किल है। सही बात है। और शायद यही कारण है कि स्थानीय संस्कृति में इसके नाम भी बहुत खास रखे गए हैं। अगर हम सेक्शन 3 देखें तो स्थानीय नामों की सूची में रोहिड़ा, मारवाड़ टीक और डेजर्ट टीक तो हैं ही। हाँ, लेकिन एक नाम जो सच में ध्यान खींचता है वो है मरुशोभा। मरुशोभा बहुत ही काव्यात्मक नाम है। अगर आप इसे तोड़ें तो मरु यानी मरुस्थल और शोभा यानी सुंदरता। मतलब जो बंजर रेत की सुंदरता को बढ़ा दे। बिल्कुल। परीक्षाओं में कई बार परीक्षक सीधे रोहिड़ा न लिखकर मरुशोभा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं फंसाने के लिए। इसलिए तैयारी करने वालों को ये चारों नाम रोहिड़ा, मारवाड़ टीक, डेजर्ट टीक और मरुशोभा उंगलियों पर याद होने चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने इसकी सांस्कृतिक और स्थानीय पहलुओं को समझ लिया। अब जरा हम सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं और विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। जी बिल्कुल। जीव विज्ञान या बॉटनी के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो अक्सर बहुत जटिल होते हैं। मतलब उन्हें याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लगता है। हाँ, ये तो कई छात्रों की शिकायत रहती है। नोट्स में इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला उंडिलाटा और कुल यानी फैमिली बिग्नोनिएसी बताया गया है। क्या इसके पीछे कोई तर्क है जिससे इसे रटने की बजाय आसानी से समझा जा सके? बिल्कुल तर्क है। मान लीजिए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ। वैज्ञानिक नाम कभी भी हवा में नहीं रखे जाते हैं, वो पौधे की किसी खास विशेषता को दर्शाते हैं। अच्छा, चलिए टिकोमेला उंडिलाटा को डिकोड करते हैं। इसमें जो दूसरा शब्द है ना, उंजुलाटा, हाँ, वो अंग्रेजी के शब्द अंड्यूलेट से बना है, जिसका मतलब होता है लहरदार या वेवी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहिड़ा की पत्तियों के किनारे एकदम सीधे नहीं होते, उनमें एक हल्का सा लहरदार घुमाव होता है। अरे वाह, मतलब उंडुलाटा सुनते ही दिमाग में तुरंत एक लहरदार पत्ती की छवि आ जानी चाहिए। ये तो याद रखने का बहुत ही शानदार और विजुअल तरीका है। यही तो तरीका है विज्ञान को समझने का। और इसका कुल बिग्नोनिएसी है। इस फैमिली के जो पौधे होते हैं ना, वो अक्सर अपने बड़े और तुरही यानी ट्रम्पेट के आकार के आकर्षक फूलों के लिए जाने जाते हैं। ट्रम्पेट जैसे फूल। हाँ, तो जब भी टिकोमेला उंडुलाटा और बिग्नोनिएसी का जिक्र हो तो दिमाग में एक लहरदार पत्तियों वाला और तुरही जैसे सुंदर फूलों वाला पेड़ आना चाहिए। और इसका अंग्रेजी नाम तो हम जानते ही हैं, डेजर्ट टीक है। बिल्कुल। अब जब हमने इसकी शारीरिक बनावट को समझ लिया है तो सेक्शन 5 पर आते हैं, रोहिड़ा की मुख्य विशेषताएं। जी। नोट्स में जो पहली विशेषता बताई गई है कि ये कम पानी में जीवित रह सकता है। अब ये तो यार हर रेगिस्तानी पौधे की खासियत होती है। इसमें रोहिड़ा की क्या अलग बात है? ये कम पानी में आखिर जीवित कैसे रहता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए, मरुस्थल में जीवित रहने के लिए पौधों को अपना वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन रोकना होता है। मतलब पत्तियों से उड़ने वाले पानी को बचाना। एकदम सही। रोहिड़ा की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, जहां वे छिपी हुई नमी को एकदम सोख लेती हैं। और इसका पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन है कि ये भयंकर सूखे में भी अपने अंदर के पानी को लॉक करके रखता है। बहुत खूब। दूसरी विशेषता हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसकी अत्यंत मजबूत और टिकाऊ लकड़ी। हाँ, और तीसरी विशेषता इसके फूल हैं जो लाल, नारंगी और पीले रंग के होते हैं। लेकिन इसकी जो चौथी विशेषता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है। कौन सी? इसमें लिखा है कि यह मिट्टी संरक्षण करता है
और रेतीले टीलों को रोकने में सहायता करता है। अब सवाल ये है कि एक अकेला पेड़ रेगिस्तान के उन विशाल रेत के टीलों को, जिन्हें आंधियां एक रात में यहाँ से वहां कर देती हैं, उन्हें खिसकने से कैसे रोक सकता है? इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प इकोलॉजी काम करती है। मरुस्थल में मिट्टी का कटाव पानी से नहीं बल्कि तेज हवाओं से होता है। रोहिड़ा की जो गहरी और व्यापक रूप से फैली हुई जड़ें होती है ना, वो जमीन के नीचे एक मजबूत जाल या नेटवर्क बना लेती है और ये जाल ढीली रेत को कसकर बांध लेता है। अच्छा, मतलब जमीन के नीचे एक अदृश्य ग्रिप बन जाती है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। और जमीन के ऊपर क्या होता है? इसके जो घने तने और शाखाएं हैं वो हवा की गति को तोड़ते हैं। हवा की स्पीड कम कर देते हैं। हाँ, जब तेज आंधी इन पेड़ों से टकराती है तो हवा की रफ्तार धीमी हो जाती है और हवा में उड़ रही रेत वहीं नीचे गिर जाती है। इस तरह ये रेतीले टीलों को खिसकने से रोकता है। परीक्षा के नजरिए से ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गुण है। ये तो सच में एक सुपर हीरो वाला गुण है। लेकिन सेक्शन 6 में आते ही मुझे एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास कैसा? देखिए, अगर ये इतना ही बड़ा इकोलॉजिकल सुपर हीरो है और इसे राज्य पुष्प का दर्जा भी मिला है, तो फिर इसके उपयोगों वाले हिस्से में कुछ अजीब बातें हैं। पहले उपयोग में लिखा है कि इसकी मजबूत लकड़ी से फर्नीचर, दरवाजे और कृषि उपकरण बनते हैं। हाँ। और तीसरे उपयोग में लिखा है कि इसे ईंधन के रूप में जलाया जाता है। मतलब अगर ये पर्यावरण के लिए इतना जरूरी है तो इसे काटना या जलाना तो एक तरह का अपराध नहीं हुआ? यहाँ हमें ना संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका के बीच के रिश्ते को समझना होगा। पुराने समय में जब आधुनिक संसाधन नहीं थे, तब मरुस्थल के लोग पूरी तरह इसी पेड़ पर निर्भर थे। अच्छा। हल बनाने से लेकर घर के दरवाजे तक सब इसी लकड़ी से बनता था। और जहां तक ईंधन की बात है, आमतौर पर लोग पूरे पेड़ को कुल्हाड़ी से नहीं काटते थे, बल्कि इसकी सूखी और मरी हुई शाखाओं को छांटकर इस्तेमाल करते थे। ओहो। यानी वे पेड़ को खत्म नहीं करते थे, बल्कि उसकी छंटाई करते थे, जिससे पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। बिल्कुल। हालांकि आज के समय में अत्यधिक कटाई के कारण ये संकट में जरूर आ गया है, इसीलिए अब संरक्षण के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। समझ गया। इसके अलावा इसके 2 और उपयोग हैं जो नोट्स में हैं। दूसरा है सजावटी वृक्ष के रूप में, इसके सुंदर फूलों के कारण। और चौथा उपयोग जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है इसका औषधीय उपयोग। एक मिनट, औषधीय उपयोग। एक सख्त लकड़ी वाले पेड़ की छाल और पत्तियों का दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। लोक चिकित्सा में, जो कि पीढ़ियों से चली आ रही है, रोहिड़ा की छाल और पत्तियों का अर्क कई तरह के संक्रमणों, पेट की बीमारियों और यहाँ तक कि ब्लड प्योरीफायर यानी रक्त शोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह! असल में इसकी छाल में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो ये औषधीय गुण देते हैं। ये तो सच में रेगिस्तान का एक ऑल इन वन पैकेज हो गया यार। चलिए अब सेक्शन 7 पर चलते हैं और इसके सबसे आकर्षक हिस्से यानी फूलों पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं। जी। नोट्स के अनुसार इन पर फूल फरवरी से मार्च के बीच आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रकृति ने इसी समय को क्यों चुना? ये प्रकृति की टाइमिंग का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, फरवरी से मार्च का समय वसंत का होता है। सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और मरुस्थल की वो जो जानलेवा गर्मियां हैं वो अभी शुरू नहीं हुई होती हैं। एक ट्रांजिशन का फेज होता है। हाँ, ये वो आदर्श समय है जब परागण यानी पॉलिनेशन करने वाले कीट और पक्षी सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो इस समय लाल, नारंगी और पीले रंगों का खिलना सिर्फ देखने में अच्छा लगने के लिए नहीं है, ये असल में कीटों और पक्षियों को आकर्षित करने का एक प्राकृतिक सिग्नल है। मतलब सूखे भूरे परिदृश्य में ये चमकीले रंग बहुत दूर से नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक सर्वाइवल रणनीति है। ये बहुत ही रणनीतिक लगता है। लेकिन रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चुनौतियां तो आती हैं ना। और ये बात मुझे नोट्स के उस हिस्से यानी सेक्शन 8 की ओर ले जाती है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। रोगों वाला हिस्सा। हाँ, इतने कठोर, मजबूत और रेगिस्तान के तपिश सहने वाले पेड़ को भी बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ प्रमुख रोगों और बचाव का जिक्र है। देखिए, यह जीव विज्ञान का एक शाश्वत सत्य है। कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसके भी अपने प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। वो तो है। परीक्षा के नजरिए से मैं आपको एक चार्ट की तरह 3 प्रमुख रोगों और उनके बचाव के तरीके समझाती हूँ। बताइए। पहला है फफूंद रोग यानी फंगस। इसके लक्षण ये हैं कि पत्तियों पर गहरे धब्बे पड़ने लगते हैं और शाखाएं सूखने लगती हैं। एक सेकंड, फफूंद? मरुस्थल में फफूंद कहाँ से आई? फफूंद तो नमी वाली जगहों पर होती है ना? यह एक बहुत अच्छी पकड़ है आपकी।
मरुस्थल में भी जब कभी बेमौसम बारिश होती है या सर्दियों में रात के समय ओस के कारण बहुत ज्यादा नमी बनती है, तब ये फफूंद सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे में बचाव क्या है? बचाव के लिए फफूंद नाशक दवा का छिड़काव किया जाता है और जो भाग संक्रमित हो चुका है उसे तुरंत काटकर अलग कर दिया जाता है ताकि वो बाकी पेड़ को न सड़ा दे। समझ गया। और दूसरा रोग तो और भी खतरनाक लगता है, दीमक रोग, लकड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन। इसके लक्षण हैं जड़ों को नुकसान पहुंचाना और वृक्ष का पूरा सूख जाना। लेकिन रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में दीमक जड़ों तक कैसे पहुंच जाती हैं? दीमक सूखी मिट्टी में ही तो अपने बड़े बड़े भूमिगत साम्राज्य बनाती है। चूंकि रोहिड़ा की जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी होती हैं, दीमक अक्सर उन पर हमला कर देती है। तो इसे कैसे रोकते हैं? इसका बचाव केवल एक ही तरीके से हो सकता है, मिट्टी का उपचार करना और विशिष्ट कीटनाशकों का उपयोग करना, ताकि दीमक जड़ों के पास पनप ही ना सके। लेकिन इन सब में ना जो तीसरा रोग है वो सबसे बड़ा विरोधाभास पेश करता है। तना सड़न रोग। हाँ, तना सड़न रोग। इसके लक्षण हैं तने का गल जाना और छाल का खराब हो जाना। लेकिन इसके बचाव में जो लिखा है वो दिमाग के तार झंझना देता है। बचाव में लिखा है जल भराव रोकना, मतलब एक रेगिस्तानी पौधे को हमें पानी से बचाना है। यही तो इकोलॉजी का सबसे शानदार सबक है। आप सोचिए, रोहिड़ा का पूरा सिस्टम इस तरह विकसित हुआ है कि वो हर हाल में नमी को सोख ले और उसे बाहर न जाने दे। अब अगर इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाए, यानी जल भराव हो जाए, तो क्या होगा? वो पानी सोखता रहेगा और चूंकि वो पानी बाहर नहीं निकालता ट्रांसपिरेशन से, तो अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा। बिल्कुल, इसकी जड़ें पानी में डूबने की आदी नहीं है। अत्यधिक पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ें सांस नहीं ले पाती और तना सड़ने लगता है। अरे बाप रे! प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल अक्सर छात्रों को फंसाता है। लोग सोचते हैं कि पौधे को ज्यादा पानी देना तो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन एक मरुस्थलीय पौधे के लिए ज्यादा पानी जहर का काम करता है। इसलिए जल भराव रोकना इसका सबसे मुख्य बचाव है। ये सचमुच एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन है। जिसे कम पानी की आदत है उसे ज्यादा पानी मार डालता है। अब हम सेक्शन 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में इसके महत्व को देखते हैं। जी, पर्यावरण में ये मिट्टी संरक्षण करता है, रेतीले टीलों को रोकता है, जिसका साइंस हमने पहले ही समझ लिया है। इसके अलावा ये पक्षियों को आश्रय भी देता है। हाँ, उस झुलसा देने वाली गर्मी में जब कोई और पेड़ नहीं बचता, तब रोहिड़ा की घनी शाखाएं पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर और एक सुरक्षित घर का काम करते हैं। ये पूरे पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखता है। और किसानों के लिए ये कैसे मददगार है? मतलब कृषि में इसका क्या महत्व है? कृषि में ये एक विंड ब्रेक की तरह काम करता है। हवा अवरोधक। जी, तेज आंधियां जो फसलों को जड़ से उखाड़ सकती हैं, ये उनके प्रभाव को कम करता है। खेतों के किनारे से लगाया जाता है, जिससे हवा की गति टूट जाती है। इसके अलावा ये भूमि के कटाव को रोकता है, जिससे खेतों की जो उपजाऊ ऊपरी मिट्टी होती है वो हवा के साथ उड़ने से बच जाती है। ये किसानों के लिए सच में एक प्राकृतिक रक्षक है। ये तो एक अविश्वसनीय यात्रा रही है यार। हमने एक बीज से लेकर उसके जंगल के रक्षक बनने तक का पूरा विज्ञान समझ लिया। अब सेक्शन 11 पे आते हैं। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये जो त्वरित पुनरावृत्ति है, ये बहुत काम आती है। मैं तथ्य बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, बताइए। पहला, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा। रोहिड़ा। इसे राज्य पुष्प घोषित कब किया गया? 21 अक्टूबर 1983 को। 21 अक्टूबर 1983। इसका वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला उंडुलाटा। याद रहे, लहरदार पत्तियों वाला उंडुलाटा। बिल्कुल याद रहेगा। अंग्रेजी नाम है डेजर्ट टीक और इसके प्रसिद्ध उपनाम है रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टीक। एकदम सही। और यह मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान के शुष्क जिलों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर। और अंत में इसके फूलों के रंग हैं लाल, नारंगी और पीला। एकदम परफेक्ट। ये संकलन बहुत ही सटीक है। जब इस विषय को इस तरह गहराई से समझा जाता है ना, जैसे लकड़ी की मजबूती के पीछे का क्या कारण है, उंडुलाटा का असली मतलब क्या है और पानी से पौधे के सड़ने का साइंस क्या है,
तो फिर सच में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं रह जाती। यही तो ज्ञान का असली उद्देश्य है। हाँ, परीक्षा में विकल्प देखते ही सही उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जब हम सिर्फ क्या से आगे बढ़कर क्यों और कैसे पर फोकस करते हैं तो जानकारी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में बदल जाती है। रोहिड़ा सिर्फ पढ़ने के लिए एक टॉपिक नहीं है, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। बिल्कुल सही कहा आपने।